पिछले एक महीने से एक गाना बहुत वायरल हुआ है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, क्योंकि उसमें शाहरुख दद्दू अपनी पोती के सामने आहें भर रहे हैं। पोती अर्धनग्न अवस्था में है। ऐसा लग रहा है जैसे शोले के रहीम चाचा बसंती के साथ डांस कर रहे हैं। अब इस अर्धनग्न पोती की उम्र की लड़की को देखकर दद्दू के मन में क्या फीलिंग्स आ रही हैं, ये तो वही जाने। मैं बहुत थक गया हूँ। इतनी देर तक करते करते मेरा ये शरीर बहुत थक गया है। मैं अब सोना चाहता हूँ, जी भर कर सोना चाहता हूँ। हम बात करेंगे बॉयकॉट के बारे में कि ये बॉयकॉट का कल्चर एक लोकतांत्रिक देश में, एक डेमोक्रेटिक नेशन में कितना ज़्यादा ठीक है। देखिए, जब हम बॉयकॉट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को समझते हैं, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब आप मान लीजिए किसी मिठाई की दुकान पे जाते हैं, आपको मिठाई बहुत अच्छी लगती है, आप नेक्स्ट डे फिर जाएंगे, फिर आप जाएंगे अगले दिन, आप डेली उसके कस्टमर बन गए, आपको मिठाई बहुत अच्छी लग रही है और उस दुकानदार का भी प्रॉफिट हो रहा है। आपने वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी फैलाई, आपने अपने मोहल्ले, रिश्तेदार, दोस्तों में बताया, वो लोग भी उस दुकान पे आने लगे और सब लोग डेली उस दुकान पे जाके मिठाई खा रहे हैं। फिर एक स्टेज आएगी जब आपको ना वो मिठाई उतनी अच्छी नहीं लगेगी। अब आपको लगेगा कि शायद कुछ मीठा ज़्यादा हो रहा है या टेस्ट में वो मज़ा नहीं बचा, वो वाव फैक्टर कहीं ना कहीं धीरे धीरे मिसिंग होने लगेगा। लेकिन अगर आप फिर भी आप जाते रहेंगे और सब लोग जाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो मिठाई जो है वो अपना असर धीरे धीरे निगेटिव सेंस में देने लगी। आपको अब आपको बहुत मिचली सी होने लगेगी, आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा उस मिठाई को खाने का, और जो दुकानदार होगा उसकी भी सेल्स धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। रोजमर्रा की जिंदगी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कैसे होते हैं कि आप अपने स्पाउस को कहते होंगे कि आज खाने में कुछ नया ट्राई किया जाए, रोज रोज वही खाना खाने से हम ऊब गए। या आप किसी वेकेशन पे जाते होंगे, क्योंकि रोज रोज ऑफिस की वही झिकझाएं, रोज रोज की किचकिच और रोज रोज जो भी ऑफिस में हो रहा है, बॉस की आपको ताने सुनने पड़ रहे हैं, कलीग्स में पॉलिटिक्स चल रही है, तो उससे ब्रेक लेके आप वेकेशन पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। डेली ऑफिस जा रहे हैं, बोरियत आ रही है, काम करने में अब मन नहीं लग रहा है। वही चीज होती है बॉयकॉट में भी। आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सितंबर 1920 में शुरू हुआ, लेकिन 22 फरवरी 1922 को इसे गांधी जी ने विड्रॉ क्यों किया था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्योंकि पब्लिक का ना एक बॉयकॉट करने का या हड़ताल करने का एक सर्टन एक पीरियड होता है, उसके बाद पब्लिक थकने लगती है। तो उसी तरीके से अगर आप हर 2 कौड़ी की चीज़ों पे बॉयकॉट शुरू कर देंगे तो ना पब्लिक का भी एक रेजिलियंस होता है, वो हर चीज़ पे नहीं मतलब एक जोश दिखा देगी, उसे भी धीरे धीरे ना फटीग महसूस होने लगेगी। तो इसलिए जो सड़क छाप गाने हैं, जहाँ पे एक दादा अपनी पोती को देख कर अश्लीलता फैला रहा है, आप ऐसे गानों को इग्नोर करो। अगर आप बॉयकॉट करोगे, साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस के हिसाब से क्या होता है कि जब आपको किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है तो आपका दिमाग और भी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है। आपके दिमाग को लगता है कि मुझे किसी भी तरीके से इस मिस्ट्री को अनसॉल्व करना है, आखिर क्या चीज़ है जो छुपाई जा रही है। जैसे बच्चों से आप कहो कि तुम्हें ये गेम नहीं खेलना है, तुम्हें मोबाइल नहीं छूना है, या तुम्हें ये बुक नहीं पढ़नी है, या ये मूवी एडल्ट है इसको नहीं देखना है, तो मन बहुत करेगा उस बच्चे का कि मैं देखूं जाके कि इस गेम में क्या है, मोबाइल क्यों छुपाया जा रहा है, मूवी क्यों नहीं देखने दी जा रही है। बस उसी तरीके से ह्यूमन ब्रेन भी काम करता है। अब चाइनीज इसको कहते हैं चेंग यू इफेक्ट, और वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं स्ट्राइसेंड इफेक्ट। तो बारबरा स्ट्राइसेंड एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं और उन्होंने 2003 में अपना एक घर खरीदा, लेकिन बारबरा स्ट्राइसेंड ने यह प्रयास किया कि वो उस घर को पब्लिक आई में ना आने दें, वो मीडिया से बचा के रखें। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि अपने घर के लिए एक सीज एंड डिजिस्ट ऑर्डर निकलवा लिया कोर्ट से। सीज एंड डिजिस्ट ऑर्डर का सीधा सीधा मतलब है कि मेरे घर को प्रोटेक्ट किया जाए, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसे पब्लिक आई में ना आने दिया जाए और मेरी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन हुआ क्या कि इसके बाद ना इतना ज़्यादा
लोगों में एक एक्साइटमेंट और क्यूरोसिटी आ गई कि उनके घर की फोटोज आज पूरे इंटरनेट में वायरल हैं। तो इसलिए जब भी आप किसी चीज़ को बॉयकॉट करते हो तो ना उस बुक का, उस मूवी का या उस गाने का सेल्स और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो प्रोडक्शन हाउस होता है उसके प्रोडक्शन की और उसकी जो मार्केटिंग की कॉस्ट होती है वो और भी कम हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें ना फ्री की पब्लिसिटी मिलनी शुरू होती है। और इधर जो पब्लिक होती है वो एक्चुअली बॉयकॉट नहीं करती है, उसको और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगता है कि आखिर इस मूवी में है क्या या इस गाने में है क्या, तो और भी ज़्यादा उसको देखने लगते हैं। तो इसलिए बॉयकॉट जो है ना एक सेल्फ डिफीटिंग टर्म है और ये एक सेल्फ डिफीटिंग आइडियोलॉजी है। आप जब भी किसी को बॉयकॉट करने को कुछ बोलोगे ना, ये मान के चलना कि वो बॉयकॉट कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है ना वो इस तरीके से काम करता है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि आप अगर हर चीज़ में बॉयकॉट करने लगोगे तो फिर पब्लिक का भी एक लिमिटेड पेशेंस होता है। लोगों को ना हर एक चीज़ को बॉयकॉट करने के बाद समझ में आ जाएगा कि एकदम फालतू चीज़ है। और उसका रिजल्ट भी देख लीजिए कि बॉयकॉट का पठान मूवी पे कोई भी ऐसा खास असर नहीं दिखा है और फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए एकदम बम्पर ओपनिंग ली है। अब बॉयकॉट से भी एक एक्सट्रीम लेवल का केस आता है जिसे हम बैन कहते हैं। और लोकतांत्रिक देश में कहीं ना कहीं बैन को अवॉइड करना चाहिए। जब भी बैन की बात आती है तो सबसे प्रोमिनेंट नेम आता है द सैटेनिक वर्सेस का। ये एक किताब थी जो बहुत ही फेमस और एमिनेंट बुकर प्राइज विनर ऑथर है मिस्टर सलमान रुश्दी, उन्होंने लिखी थी। ये किताब 26 सितंबर 1988 को लॉन्च होती है और इंडिया बहुत ही गर्व के साथ ये कह सकता है कि 8 दिन के अंदर अंदर यानी कि 5 अक्टूबर 1988 को इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ने इस किताब को बैन कर दिया था। सबसे पहला देश था पूरी दुनिया में जिसने इस किताब को बैन किया था। और उसमें कुछ ऐसे वर्सेस थे जो कि मैजिक रियलिज्म से रिलेटेड थे और ड्रीम सीक्वेंस में प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ कमेंट्री उसमें ऑथर ने लिखी थी। चूँकि किताब बैन है तो वो किसी ने इंडिया में तो नहीं पढ़ी है, बट लेकिन अगर आप नेट पे सर्च करोगे द सैटेनिक वर्सेस स्पेस PDF डाल दोगे तो पता नहीं कितनी पायरेटेड वर्जन्स या ई बुक्स आपको मिल जाएंगे। और अदरवाइज आई थिंक ये किताब गूगल बुक्स पे और किंडल पे अवेलेबल होनी चाहिए। एनीवेज, जब हम मूवीज़ की बात करते हैं, बहुत सी ऐसी मूवीज़ थी जिन पे बैन लगा था। फॉर इंस्टेंस अनुराग कश्यप की मूवी थी 5। वो कभी भी सिनेमा हॉल्स में रिलीज़ की ही नहीं गई, लेकिन फिर भी वो यूट्यूब पे बड़े आराम से अवेलेबल है और उसे करोड़ों लोगों ने देखा है। तो बैन एक ऐसी चीज़ होती है जो कहीं ना कहीं आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इन्फ्रिंज करती है। लेकिन अब संविधान में अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में है तो उसी के क्लॉज 2 में 8 ऐसे रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं जिसके बेसिस पे आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कर्टेल भी किया जा सकता है। तो इसलिए बैन वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट में है तो इम्पोज किया जा सकता है, लेकिन कभी कभार हम थोड़ा सा ओवर रीच कर लेते हैं और बैन इम्पोज कर देते हैं। जबकि बॉयकॉट वो टोटली लीगल भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और एकदम डेमोक्रेटिक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है आप उसको बॉयकॉट करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ बैन नहीं हो रही है, वो रिलीज़ हो रही है। चाहे वो मूवी हो, म्यूज़िक हो, बुक हो या कोई भी अदर चीज़ हो। बस ये है कि एक समूह ही उसके बॉयकॉट के लिए कैंपेनिंग करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बॉयकॉट एक सर्टेन लेवल पे किया जाए और एक सही दिशा में किया जाए तभी वो आपको डिविडेंड देगा। अदरवाइज जो बॉयकॉट है वो अपना इम्पोर्टेंस ही लूज कर देगा, क्योंकि आप हर सड़क छाप चीज़ को अगर बॉयकॉट करने चलोगे तो फिर उसका कोई अंत नहीं है। तो फ्री की पब्लिसिटी किसी भी व्यक्ति को, म्यूज़िक को, मूवी को, बुक को आप देना बंद करो। बॉयकॉट सिर्फ उसी चीज़ का करो जो सच में जेन्युइन है।